नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। डीआरडीओ प्रमुख को हटाने पर हंगामा, रक्षा मंत्री की सफाई, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं भरे जाएंगे अहम पद, विपक्ष ने कहा वैज्ञानिकों के मनोबल पर पड़ेगा असर। अरविंद केजरीवाल का आरोप, बिजली कंपनियों से मिले हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा 24 घंटे में दें सबूत, नहीं तो छोड़ें राजनीति। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ भट्टा परसौल से कांग्रेस का विरोध शुरू, अध्यादेश को स्वदेशी जागरण मंच ने भी बताया खतरनाक। निषेधाज्ञा तोड़ने पर मुख्तार अब्बास नकवी को 1 साल की सजा, रामपुर कोर्ट से मिली जमानत, 2009 आम चुनाव में दर्ज हुई थी एफआईआर। टीसीएस में होंगी 2500 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी, आईटी कंपनी ने नीतियों का हवाला देकर फैसले का किया बचाव, जानकारों ने उठाए सवाल। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। आईटी कंपनी टीसीएस के हजारों कर्मचारियों को छटनी का भय सताने लगा है। इस भय का कारण मंगलवार को कंपनी के 2574 कर्मचारियों के निकाले जाने की घोषणा है। हालांकि टीसीएस ने सफाई दी है कि यह कंपनी की नियमित घटना है, लेकिन इसके साथ ही लगातार लाभ कमाने वाली आईटी कंपनियों की कार्यकुशलता और नीतियों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक टीसीएस मैनेजमेंट करीब 2500 पेशेवरों को नौकरी से बाहर करने की तैयारी में है, लेकिन टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार किया है। लेकिन प्रेस बयान के मुताबिक इनवॉल्यूंटरी एट्रिशन के तहत अगले 9 महीने में 2574 कर्मचारियों को निकालने की योजना है। ये छंटनी इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पिछले दरवाजे से छांटने की बात है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। This involuntary attrition and separation is not permissible under the statute and Constitution of India. It is contrary to the statute, that is Industrial Law and Industrial Dispute Act. Because what you are adopting the practice, the employer is adopting the practice of issuing the employee by giving certain monetary benefits, which is completely opposed to the statute. भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अगले 9 महीने में 25,000 से 30,000 कर्मचारियों को छांटने की योजना बनाई है। टीसीएस दुनिया की चुनिंदा आईटी कंपनियों में आती है। ऐसे में इस तरह की छटनी कई सवाल खड़े करती है। जो कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर रोजगार के नए अवसर उदारवादी आर्थिक नीतियों से खुल रहे हैं, ये तो रोजगार के जो लोग लगे हैं उनको निकाला जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और पता करना चाहिए कि कारण क्या है। कंपनी ने राज्यसभा टीवी को बताया कि गुरुवार को इस पखवाड़े की रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिससे सारे संशय दूर हो जाएंगे। लेकिन विरोधाभास ये है कि कंपनी जहां कार्यक्षमता की बात कह इसे नियमित घटना मान रही है, वहीं कई लोगों की कार्यक्षमता खुद कंपनी के मुताबिक अच्छी रही है। पेशे के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये महज सीनियर लोगों को निकालकर जूनियर लोगों को कम पैसे में रखने की तरकीब है। यह स्थिति तब है जब टीसीएस के कुल लाभ में पिछले पखवाड़े 17% की वृद्धि हुई है। इससे साफ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आईटी सेक्टर को भी सख्त कानून के दायरे में लाने की जरूरत है, ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। और वरिष्ठ अधिवक्ता वकील केटीएस तुलसी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए। तुलसी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर मैं टीसीएस कंपनी को देखूँ, उनकी ओर से बयान ये आ रहा है कि हमारी सालाना नीतियाँ इस तरह की हैं और हम हर साल, मैं यूँ कहूँ कि इतने लोगों को, करीब 0.8% वर्कर्स को बाहर करते हैं। क्या वाकई ऐसा लगता है कि भारत में जिस तरीके की नीतियां हैं और जो नियम है उसके लिहाज से ये सब कुछ ठीक है, या फिर ये तमाम कंपनियां उन नियम कायदों को धता बता रही हैं? मेरे विचार में तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी कानून का उल्लंघन नहीं लगता, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी हैं जो और लोगों के लिए कंसल्टेशन सर्विसेज प्रदान करती हैं। अब अगर इनके पास हेल्थ सेक्टर के लोग आ जाएंगे तो इनको हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। अगर इनके पास कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा, उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को एडवाइस करना है, तो फिर इनको दूसरे प्रोफेशनल्स की आवश्यकता पड़ती है।
तो तकरीबन हर साल ये कोई ज़्यादा चौंका देने वाली घटना नहीं है, क्योंकि 1913 में 2203 लोगों को नौकरी छोड़ी उन्होंने, इनवॉलंटरी एट्रिशन सेम पॉलिसी के दौरान। 2014 में 2574 आप कह रहे हैं अभी तक। हो सकता है कि ये आंकड़ा अगर 3000 भी मान लें तो उनके टोटल वर्कफोर्स जो है वो 3,13,757 की है। तो ये एक 0.01% को शायद निकाला गया है, जो कि जो वर्क प्रोफाइल है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसीलिए प्रोफेशनल्स दूसरों की आवश्यकता होगी। और मैंने ये मीडिया में ये भी पढ़ा है कि इसी दौरान, इसी साल में वो 55,000 प्रोफेशनल्स को 55,000 प्रोफेशनल्स को रिक्रूट कर रहे हैं, नौकरी देने वाले हैं। लेकिन तुलसी तो ये नहीं है कि सवाल यही पर खड़ा होता है कि जो लोग वहां पर कामगार हैं, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, उनका साफ कहना है कि कंपनी दरअसल हर साल उन एम्प्लॉयज़ को हटाने की प्रक्रिया शुरू करती है जो ज़्यादा महंगे होते हैं और जो सस्ता लेबर मैं कहूँ या सस्ते श्रमिक कहूँ, उनको अपॉइंट करते हैं। और अगर किसी भी कंपनी में वाकई उस हुनर के लोगों की ज़रूरत है, तो जो ऑलरेडी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उसे किन नीतियों के तहत कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? नीति तो ये है कि ये सीजनल काम जैसे होता है। अब इंडस्ट्रियल लॉ में जो सीजनल काम है उसमें तो जब वो काम ख़त्म हो जाता है, या अगर लिमिटेड पीरियड के लिए उनको एंगेज किया गया है या लिमिटेड काम के लिए एक एंगेज किया गया है, जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो वो उनको काम अपना छोड़ना ही पड़ता है। मगर ये नहीं है कि कंपनी की वर्कफोर्स कम हो रही है। 3,13,000 में से अगर 2,000 कुछ को हटा के 50,000 या 55,000 और लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो ये कंपनी की ज़रूरत के मुताबिक एक है। अगर आप इसमें ज़्यादा दखल देंगे तो इस इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुलसी सर, जो वहाँ पर कामगार है या फिर ऐसी तमाम कंपनियां हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका एक ही सवाल है कि असल में क्या उनके नौकरी को लेकर कोई अधिकार नहीं है? क्या जो श्रम कानून है और जो रखने और निकालने की कवायद इस तरह की कंपनियां खासकर मल्टीनेशनल्स करती हैं, वो भारत में पुराने पड़ चुके कानूनों का फ़ायदा उठाती हैं? ये तो उनकी अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो काम किसी एक स्पेशलाइजेशन में कि उनके उसी स्पेशलाइजेशन का था जिसके लिए उनको रखा गया और वो काम समाप्त हो जाए, तो फिर उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि उनको निकाला जा रहा है। ये सीजनल काम होते हैं, ये डिपेंड करता है वर्क प्रोफाइल क्या है। वर्क प्रोफाइल ऐसी कंपनियों का बदलता रहता है और जो प्रोफेशनल्स जिनकी आवश्यकता होती है वो उनकी ज़रूरत भी अलग अलग होती है और वो बदलती रहती है। और वैसे ये नहीं है, ये जितने स्किल्ड वर्कर्स बाहर जाते हैं टीसीएस के छोड़ के भी, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और ये और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नहीं, लेकिन तुलसी सर, जो इसी कंपनी के केस जब आपको भी शायद लगा कि जो एक रेखा वहाँ पर वर्कर थी, उन्होंने जो प्रेग्नेंट हुई उनको कंपनी ने निकालने के लिए कह दिया, रिटायरमेंट की बात कह दी कि आप जमीन तक काम कर पाएंगी। उन्होंने केस कोर्ट में डाला और कोर्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत उसको एक तरीके से मैं कहूँ कि डिनाई कर दिया। क्या असल में जो भारत में कानून है मल्टीनेशनल्स जिसके दायरे में आते हैं, वहाँ पर शब्दावली तकनीकी तौर पर मैं कहूँ, जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट बेसिस पर अगर उनको हायर किया गया है तो उसके बाद उनको निकालने की छूट है और इसका फ़ायदा इस तरह की कुछ कंपनियाँ उठाती हैं? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उनके नेचर ऑफ वर्क एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था और एक तरह के काम के साथ जुड़ा हुआ था और वो काम समाप्त हो गया है, वो काम और नहीं मिला, तो फिर ऐसे लोगों को कंपनी में अगर रखा जाएगा तो जिस दूसरा काम जो मिला है उसके लिए अलग तरह के लोगों की अगर आवश्यकता है, तो हम एक इंडस्ट्री को इस तरह से वी शुड किल द इंडस्ट्री।
ये भारत एक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आईटी में है, नंबर 1 पोजीशन पे है। तो अगर हमने ये कंपेटिटिव एज मेंटेन करना है तो ये आवश्यक है कि जिस लेकिन क्या अगर वर्क ऑफ नेचर, क्या वर्क ऑफ नेचर सेम है जिसे निकाला जा रहा है और जिनको जिन नए लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में भी यही प्रावधान होंगे या फिर तब उसके अधिकार होते हैं कुछ? अगर सेम है तो ये लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल कोर्ट में जा सकते हैं, वो मशीनरी है। मगर हम अस्यूम नहीं कर सकते। ये अगर इल्जाम है तो इस इल्जाम को साबित करना पड़ेगा जी, और अदालत है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, लेबर कोर्ट है, वहां पे जाके ये साबित किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए, केटीएस तुलसी साहब। और फिलहाल पहली खबर में आज बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरों के साथ वापस लौटेंगे। डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंदर को बर्खास्त करने के बाद उठे विवाद पर केंद्र सरकार ने आज सफाई दी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वरिष्ठ पदों पर कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों की बजाय युवा वैज्ञानिकों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक जगत और विपक्ष ने इसे अहम पदों पर नियुक्ति में सरकार की असंवेदनशीलता करार दिया। नो कमेंट्स सर, आखिर क्यों ऐसा हुआ सर? नो कमेंट्स। कार्यकाल खत्म होने से 15 महीने पहले हटाए गए डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंदर ने भले ही कुछ न कहा हो, लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस फैसले को सही ठहराया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ प्रमुख को हटाए जाने पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कदम उनके सुझाव पर उठाया गया है। I said a very senior position should not be on contract. There are so many who are eligible. उनमें से कोई तो लेके आए, तो there is no controversy. I don't want someone on a contract on a senior post. डीआरडीओ प्रमुख की चुप्पी और सरकार की सफाई के बावजूद विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अविनाश चंदर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की वजह पूछी है। DRDO and other critical defense establishments cannot be trifled with in this manner. There has to be a certain amount of sensitivity in dealing with these organizations. DRDO चीफ को हटाने के सरकार के फैसले पर न केवल विपक्षी दल बल्कि वैज्ञानिक समुदाय के कुछ लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अविनाश चंदर 1972 में डीआरडीओ से जुड़े थे। उन्होंने अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। मंगलवार को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 जनवरी के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। अविनाश चंदर पिछले साल 30 नवंबर को रिटायर हो गए थे। इसके बाद उन्हें 18 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, जो अगले साल मई में खत्म होना था। अरुणा ठाकुर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस कार्य समिति के फैसले के एक दिन बाद पार्टी ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध तेज कर दिया। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज इसकी शुरुआत नोएडा के भट्टा परसौल से की। जयराम रमेश का आरोप है कि यूपीए ने कानून को एनडीए के कानून को किसान विरोधी बना डाला है। जमीन अधिग्रहण को लेकर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का भट्टा परसौल गांव 4 साल बाद फिर चर्चा में है। कांग्रेस नेता यहां जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध करने के लिए जुटे हैं। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि यूपीए सरकार के दौर में किसानों के हित के लिए लाए गए जमीन अधिग्रहण कानून को सरकार ने अध्यादेश लाकर बेहद कमजोर कर दिया है। कि अधिग्रहण के पहले ये कोई मूल्यांकन करने की जरूरत ही नहीं, यानी कि आप आइए और 100 एकड़ चाहिए आपको तो 500 एकड़ आप अधिग्रहण कर लीजिए। आपको किसी को स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस ने रणनीति के तहत ही सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। पार्टी का मकसद किसानों को लामबंद करना है। प्रगति को बढ़ा रहे हैं उद्योगपतियों के लिए। हमारे यहाँ भी उद्योगपति 20-20 हजार रुपए जो जमीन हमारी 800 रुपए मीटर लेकर और 20 हजार रुपए गज बेच रहे हैं, तो अत्याचार किस पे, हमको तो बेघर कर दिया। मौका दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी है, सो कांग्रेस ही नहीं आम आदमी पार्टी भी जमीन अधिग्रहण कानून को कमजोर किए जाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी तमाम चुनावी सभाओं में सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रही है। पार्टी का कहना है कि अध्यादेश के जरिए हाल में जिन 5 क्षेत्रों को अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर किया गया है, उससे स्थिति 1894 के काले कानून से भी बदतर हो गई है। हालांकि बीजेपी ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट
उसमें कुछ कमियां था और कुछ प्रोविजंस ऐसा था जिसके कारण से लैंड एक्विजिशन संभव ही नहीं हो पाया। इस कारण से सरकार ने इस कदम उठाया और देश भर में किसान इससे खुश है। कांग्रेस ने भूमि अध्यादेश मुद्दे पर अपनी रणनीति को तय करने के लिए 3 सदस्यीय समूह का गठन किया था, जिसमें जयराम रमेश के अलावा आनंद शर्मा और पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस भी शामिल हैं। पार्टी ने संसद के आगामी बजट सत्र में भी भूमि अधिग्रहण सहित दूसरे अध्यादेशों का विरोध करने की रणनीति अपनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के मित्र संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का विरोध किया है। मंच ने आगाह किया कि सरकार के इस अध्यादेश से न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा बल्कि खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। स्वदेशी जागरण मंच ने भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश के जरिए बदलाव को खतरनाक बताया है। उसका कहना है कि यूपीए सरकार के वक्त संसद से पारित भूमि अधिग्रहण बिल को बीजेपी का समर्थन हासिल था और इसमें किसानों और आदिवासियों को जो अधिकार मिले थे, बदलावों से वो छिन गए हैं। हमारा ये मानना है कि जब यह कानून बनने की स्थिति में आएगा पार्लियामेंट के सामने, तो इसमें आवश्यक फेरबदल करते हुए इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखा जाए। ये स्वदेशी जागरण मंच ने ये कहा है। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली अध्यादेश से जुड़ी आशंकाओं को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बदलावों पर राज्यों से सहमति बन चुकी है और ये राज्यों की मर्जी पर है कि वो इसे लागू करें या नहीं। कई सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो देश हित में है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जिसका शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। इसमें विलंब होने का मुख्य कारण ये कुछ बाधाएं हैं इस ऑर्डिनेंस में, इस एक्ट में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में। आर्थिक एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए शीतकालीन सत्र के तुरंत बाद सरकार इस अध्यादेश को लेकर आई थी। भूमि अधिग्रहण एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है और ऐसे में अगर सरकार के फैसले पर बीजेपी के मित्र संगठन ही उंगली उठाते हैं तो उससे विपक्ष के विरोध को बल मिलता है। कैमरामैन राजदीप के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में चुनाव की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ है। उपाध्याय ने पलटवार करते हुए केजरीवाल से 24 घंटे में सबूत देने की मांग की और ऐसा न करने पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी भी दी है। NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में सतीश उपाध्याय जी शेयर होल्डर हैं, उनकी धर्मपत्नी शेयर होल्डर है, उनकी एक और कंपनी है सतीश उपाध्याय जी की, वो भी शेयर होल्डर है। दोनों कंपनियां जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन हुआ है, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बनी ही नहीं बनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। बिजली कंपनी के साथ सांठगांठ के केजरीवाल के आरोप का सतीश उपाध्याय ने सिलसिलेवार जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल से इन आरोपों को साबित करने या राजनीति छोड़ने की बात कही है। वो कंपनियां जो उन्होंने नाम लिए हैं 2 कंपनियों के, अगर वो सही हुई तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अगले ही दिन, कल ही, और मैं उनको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, मैं टाइम बाउंड कर रहा हूं इसको, अभी तो चुनाव है ही नहीं। इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दें वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब भी अपने बयान पर कायम है। सारे पेपर सारे हमारी वेबसाइट पे हैं, वो कंपनी की डायरेक्टरशिप के, कंपनी की ओनरशिप के, शेयर होल्डिंग के, और वो इंडिया मार्ट के अंदर वेबसाइट पे इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि हम नंबर 1 इंस्टॉलेशन है, मतलब अपनी पीठ थपथपाई हुई। केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय और आशीष सूद पर बिजली मीटर बदलने और लगाने वाली कंपनी के साथ गठजोड़ होने की बात कही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग का ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर सरकार गठन के लिए पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना शर्त समर्थन वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पीडीपी ने कहा है कि राज्य की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक के बाद पीडीपी को समर्थन की पेशकश वाली चिट्ठी राज्यपाल NN वोहरा को भेजी थी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने रिजेक्ट किया है, डिफीट किया है और थॉरोली डिफीट किया है। तो अब वो चाहते हैं कि बैकडोर से हुकूमत में आ जाएं, सरकार बनाएं। वो मुमकिन नहीं है। ये फैसला उनको नहीं करना है। 15 मेंबर वाली पार्टी फैसला नहीं करेगी कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत कौन बनाएगा। ये तो ऑब्वियसली हमारा दायित्व है। जनता दल परिवार के एकीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसी सिलसिले में आज पटना में जेडीयू और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अलग अलग मकर संक्रांति भोज का आयोजन किया, जिसमें पुरानी जनता परिवार के 5 दल जेडीयू, आरजेडी, एनएलडी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी जनता पार्टी के नेता जुटे। हालांकि स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते नीतीश कुमार शामिल नहीं हो सके। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जनता परिवार के विलय को लेकर किसी तरह के मतभेद की खबरों को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि जनता परिवार पूरी तरह से एकजुट है और मुलायम सिंह यादव जल्द ही विलय का औपचारिक ऐलान करेंगे। अरे हो गया, आप क्यों परेशान हो? ऐलान कब होगा? अरे ऐलान है, मुलायम सिंह जी ऐलान करेंगे, सब आदमी ऐलान करेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को साल 2009 आम चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा तोड़ने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश में रामपुर की अदालत ने इस फैसले के कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। इस मामले में नकवी के अलावा 18 और लोगों को दोषी करार दिया गया है। 2009 के चुनाव में मुख्तार अब्बास नकवी पर रामपुर में हंगामा करने और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गंगा से 100 से ज्यादा शव मिलने से इलाके में दहशत है। खबर फैलने के बाद हरकत में आया स्थानीय प्रशासन ने मामले में सभी पहलुओं की छानबीन की बात कही। प्रशासन के मुताबिक शव इतनी खराब हालत में है कि पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने का भरोसा जरूर दिया गया। गंगा नदी में पेरियर किनारे कुछ लाशें हैं। अब इस पर जांच करने के लिए मैंने कोतवाल सफीपुर को और अपने स्टाफ को भी कह दिया है और इस पर जांच कराकर त्वरित गति से कार्यवाही की जाएगी कि किस तरह से लाशें आई हैं। हो सकता है कि जो लाशें प्रवाहित की गई हों मरणोपरांत और जल स्तर कम होने के कारण किनारे आ गई हों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पड़ोसी जिले उन्नाव में जहरीली शराब पीने वाले 7 और लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या अब 38 को पार कर गई है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें से 8 की हालत नाजुक है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने राज्य के अलग अलग जिलों में आज छापेमारी कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2000 लीटर से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आबकारी आयुक्त अनिल गर्ग को कल ही उनके पद से हटा दिया था। काले हिरण शिकार मामले में दोषी फिल्म अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सलमान की सजा निलंबित करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। अब सलमान ब्रिटेन जैसे उन देशों में नहीं जा सकेंगे जहां किसी भी मामले में दोषी व्यक्ति को वीजा नहीं मिलता। 1998 के काली हिरण शिकार के मामले में सलमान खान की सजा निलंबित रखने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद सलमान अब ब्रिटेन नहीं जा सकेंगे, क्योंकि 4 साल से ज्यादा की सजा की वजह से ब्रिटिश दूतावास ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सलमान चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट नए सिरे से इस पर विचार कर सकता है। कन्विक्शन को चैलेंज किया हुआ था, उसमें कोर्ट ने हमारी एसएलपी को अलाउ किया है और उनके स्टे ऑफ कन्विक्शन को सेट असाइड किया गया। यूके नहीं जा पाएंगे। जब ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तो अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में अगर अपील पेंडिंग है तो कन्विक्शन सस्पेंड करके अपील सुनना तो कार्ट बिफोर द हॉर्स हो गया। ये उल्टा पुल्टा कर दिया सारा। काले हिरण शिकार के मामले में निचली अदालत ने 2007 में सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सलमान जमानत पर हैं। इस फैसले का असर राजस्थान हाईकोर्ट में उनकी लंबित पुनर्विचार याचिका पर किसी तरह नहीं पड़ेगा और साथ ही जो दूसरे मुल्क हैं वहां पर सलमान खान अपनी शूटिंग के लिए आ जा सकते हैं। कैमरामैन नकुल के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।